Good afternoon, class. Today we will discuss about cultural diversity in workforce or in organization behavior in respect of cultural diversities along different regions. So, from starting, I will discuss some points regarding culture. बेसिकली जैसे लास्ट क्लासेस तक हम लोगों ने मॉडल्स पढ़े सारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो इतना तो हमें समझ में आ गया होगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लोग काम करते हैं तो सबका बिहेवियर और रिलेशंस आपस में जो भी बनते हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम स्टार्टिंग, जिसे अभी तक हम लोगों ने वैसे डिस्कस नहीं किया है, एक दो बार शायद मैंने आपको बताया भी है, दैट इज़ कल्चर। सो पहले तो हम ये वर्ड जो सामने दिख रहा है कल्चरल डाइवर्सिटीज़ के बारे में बता दें। वर्कफोर्स का मतलब है हमारे साथ काम करने वाले लोगों का जो जन समूह होता है, मतलब जितने लोग हमारे साथ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर ऑल वर्क फोर्स। ठीक है, काम करने वाली फोर्स जो काम करेगी आपके साथ। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो सांस्कृतिक भिन्नता होती है। सांस्कृतिक भिन्नता मतलब डिफरेंसेस। ठीक है, जैसे आप हो एक नॉर्थ इंडियन और आपके साथ किसी साउथ इंडियन को खड़ा कर दिया जाए तो आप दोनों में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होंगे जिनके कारण आप अलग अलग दिखोगे। तो अगर हम सोचना शुरू करें तो क्या क्या अलग अलग हो सकता है, जैसे कि शरीर की बनावट। ठीक है, हमारा रंग कलर, जैसे नॉर्थ इंडियन अक्सर गोरे होते हैं, साउथ इंडियन थोड़े सांवले होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। उसके बाद बालों का हेयर स्टाइल भी हो सकता है। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस भी हो सकता है कि कैसे कपड़े पहन रहा है, खाना, बोलना यानी लैंग्वेज। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण वो अलग अलग जाने जाते हैं। तो ये जो भिन्नता है संस्कृति में दोनों सेक्टर्स की, दैट इज़ द कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, सो हम लोग जो यहाँ बात करेंगे दैट इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो पहले तो एक चीज़ समझ लो, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ते हैं तो इसमें कई चीज़ों को हमें लेके चलना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी का एग्जांपल हम लोग अभी जब डिस्कस करेंगे तो ये किसी ऐसी कंपनी पर अप्लाई नहीं होता है या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं होता है जो लोकली डील करता हो। लोकली मतलब एग्जांपल के तौर पे एक छोटा स्कूल है, तो स्कूल में बेसिकली अगर छोटा स्कूल है तो वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं वही पढ़ने आते होंगे, राइट। बट अगर कोई बहुत फेमस स्कूल है नेशनल लेवल पे, जैसे देहरादून में दून पब्लिक स्कूल ले लेते हैं, तो बहुत फेमस है वो, वहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग स्टेट्स के लोग बच्चे पढ़ते आते हैं। तो वहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी हम देखेंगे दून पब्लिक स्कूल में, ना कि छोटे से स्कूल में, क्योंकि वहाँ लोकल ही लोग हैं। हाँ, कल्चरल डाइवर्सिटी वहाँ पे भी होगी, क्यों, बिल्कुल होगी। ठीक है, मगर वो उतने बड़े लेवल पे नहीं होती। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी है। जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं तो कल्चरल डाइवर्सिटी हमेशा जब देखी जाती है तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसीज या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कई देशों में काम करते हों और ऐसी जगह काम करना जहाँ की डेमोग्राफिक और जोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग हों। ठीक है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली बेनिफिट्स के बारे में पहले बात करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ कल्चर। अब यहाँ कल्चर देखिए, कल्चर की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन दी जाए तो कल्चर रिफर्स टू वैल्यूज़, बिलीव्स एंड कस्टम्स। ठीक है, वैल्यू, बिलीव्स एंड कस्टम्स। कस्टम्स बेसिकली क्या है, हमारे जैसे रीति रिवाज। ठीक है, दैट आर कस्टम्स। बिलीव्स क्या है, हमारा विश्वास। ठीक, एंड व्हाट आर वैल्यूज़, वैल्यूज़ आर कि हम
महत्व किसको दे रहे हैं, किस चीज़ को दे रहे हैं। जैसे अगर बात की जाए तो जैसे एज ए इंडियन वी गिव प्रेफरेंस और वैल्यू टू आवर नेशन फर्स्ट। जैसे हम कहते हैं देश पहले है, हम बाद में आते हैं। ओके, सो वी आर आवर प्रेफरेंस इज आवर नेशन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट वी गिव वैल्यू टू द नेशन मोर देन आवर सेल्फ। हम अपने से ज़्यादा देश को वैल्यू देते हैं। बिलीव्स क्या है, जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आपको मंदिर जाना अच्छा लगता होगा, ठीक है। बिलीव्स और कस्टम्स बेसिकली मैच करते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मुस्लिम्स हैं तो मस्जिद जाते हैं हम लोग, तो दैट आर आवर बिलीव्स कि हमारे भगवान हमें यहीं मिलेंगे। हालांकि भगवान सब जगह पे हैं और बराबर ही हैं, एक ही हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, हमारे जो भगवान हैं यानी जिन्हें हम पूछ सकते हैं वो हमें मंदिर में मिलेंगे, वो हमें मस्जिद में, गुरुद्वारे में या फिर गिरजाघर में मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बिलीव है। कस्टम्स क्या हैं, जैसे कपड़े पहनने के तरीके, खाने के तरीके, दैट आवर कस्टम्स। अब देखो, बिलीव्स और कस्टम्स वैल्यू इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नेशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेट, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। जैसे लखनऊ की बात करें अगर हम लोग, तो लखनऊ इज कॉल्ड एज नवाबों का शहर। वाई? बिकॉज द कल्चर ऑफ द पीपल हेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सोसाइटी और अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। ऐसा कहा जाता है कि जो लखनऊ के लोग होते हैं वो खाने पर, पहनने पर ज़्यादा जोर देते हैं। इवन उनकी इनकम कम होगी मगर वो ज़िंदगी को अच्छे से जीना पसंद करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि लखनऊ के लोग नवाब होते हैं। दैट इज़ इक्विवेलेंट टू एनी किंग और राजा। सो बेसिकली दैट इज़ अ कॉल्ड ऑफ बिलीव जो अदर स्टेट या अदर सिटी के लोग लखनऊ के लोगों पे करते होंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे नेशन है, मतलब कल्चर जो होता है वो नेशन के हिसाब से भी हो सकता है, लैंग्वेज के हिसाब से भी हो सकता है, बिलीव सोसाइटी के हिसाब से भी चेंज होता है, बिहेवियर के हिसाब से भी कल्चर हमारा देखा जाता है। हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है, और एथनिसिटी एंड ट्रेडिशन। ट्रेडिशन बेसिकली आई हैव डिस्कस ट्रेडिशंस दैट आर कस्टम्स एंड रिचुअल्स दैट यू आर परफॉर्म। हिस्टोरिकल प्रेफरेंस क्या है कल्चर का, जैसे अब हमारा जो कल्चर रहा है एज ए इंडियन, तो हमारा कल्चर रहा है कि हम किसी पे, जैसे अगर हम, आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले 1000 सालों में, 2000 सालों में किसी पे आक्रमण नहीं किया, किसी पे युद्ध, किसी से युद्ध के लिए फर्स्ट जो स्टेप होता है वो नहीं आगे किया। तो दैट इज़ आवर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से हमारा कल्चर लोग वो करते हैं, जज करते हैं दैट हमें जो है अहिंसा पसंद है, इंडियंस को अहिंसा पसंद है। उसके कई रीज़न्स भी हैं, महात्मा गांधी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। सो हिस्ट्री का भी इम्पैक्ट पड़ता है कल्चर पे, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों के रहने सहने, बोलने, बात करने का भी हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है, ठीक है। सो हिस्ट्री बेसिकली हमारी, हमें वही पता होती है जो हमें अपनी विरासत में मिलती है। बेसिकली जो कल्चर होता है, देखो कल्चर दो तरीके से तुम्हारे अंदर आएगा। एक जो तुम्हें जन्म से मिला हुआ है, जन्म से मतलब जैसे ट्रेडिशन, कस्टम्स, बिलीव, तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा कास्ट, तुम्हारा सब कास्ट, ये सब तुम्हें जन्म होते ही तुम्हें दे दिया जाता है, ठीक है। जो हमें जन्म के बाद मिलता है वो है हमारा लैंग्वेज, सोसाइटी ऑफ लिविंग, आवर बिहेवियर, आवर एथनिसिटी। ये हमें अडॉप्ट करना पड़ता है अपने एजुकेशन से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से हम अडॉप्ट करते हैं। हम अपना कल्चर खुद क्रिएट करते हैं टाइमली, ठीक है। तो ओवरऑल जो कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है वो बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे अगर आपका कल्चर, आपका फैमिली कल्चर बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, या आपकी फैमिली यहाँ अच्छी फैमिली से बिलोंग करने का मतलब ऐसा नहीं कि पैसे वाली फैमिली, यहाँ पे अच्छी फैमिली का मतलब है कि अगर आपका फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है आपकी फैमिली का, तो जाहिर सी बात है आपके बिहेवियर पे उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। आप बहुत शांत स्वभाव के होंगे, एग्रेसिव नहीं होंगे, और बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कि बिहेवियर इसके कारण चेंज होता है। जैसे आपको देखो बचपन में लोग कहते हैं ना माँ बाप से कि बेटा, माँ बाप कहते हैं कि बेटा गंदे दोस्तों से दूर रहो वरना तुम बिगड़ जाओगे। वाई? बिकॉज इन कॉन्टैक्ट विद द बेस्ट स्टूडेंट्स आवर कल्चर है मे बी चेंज्ड, ओके। तो ये भी हो सकता है।
अब जो वर्क फोर्स है वहाँ पे जो कल्चर होता है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी हैं, मैं थोड़ा सा इसको और एलोबरेट कर देता हूँ कैसे। जैसे जहाँ पे भी कल्चर की बात होती है तो वहाँ पे जैसे फैक्टर होता है एज, ठीक है, कि भाई जैसे नया जो रिक्रूट होता है वो कम एज का होगा। जब हायरिंग होती है, इंटरव्यू होता है कंपनी में, तो एज जो होती है वो बच्चों की एज में, मतलब 18 to 22 जो एज के लोग होते हैं हायर किए जाते हैं, तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे 18 to 22 वाले से 60-65 वाला बात जल्दी नहीं करेगा, बिकॉज वो उसको लगता है कि ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस और उसको लगता है ही इज़ नॉट एक्सपीरियंस। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है। सो हाउ द कल्चरल इम्पैक्ट विल इफेक्ट, यही हमें पढ़ना है। जेंडर, मेल फीमेल, ठीक है, देर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन विच डजेंट अलाउ वुमेन टू वर्क और डजेंट बिलीव दैट वुमेन कैन डू सम वर्क्स लाइक दैट। बेसिकली है अभी भी, जैसे अभी भी हमारा डिफेंस फोर्सेस को लगता है कि जो वॉरफेयर है यानी वॉर के टाइम में वुमेन्स को नहीं हम उतार सकते ड्यू टू सम अदर मैनी रीजंस। सो जेंडर इज़ वन थिंग मोर, ठीक है। रिलीजन है, बहुत जगह रिलीजन्स को भी प्रेफरेंस दी जाती है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये भी आपको देखने को मिलेगा कि डिसेबिलिटीज़ हैं। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें कि डिसेबल लोगों को, यानी जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, उनको जॉब नहीं दी जाती। देयर आर मैनी अदर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। जैसे आप देखोगे जब भी आप फॉर्म भरते होगे तो आपसे ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाती होंगी कि आपका जेंडर क्या है, रेस क्या है, रेस मतलब आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, रिलीजन क्या है, एज क्या है, मार्शल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, एजुकेशन लेवल क्या है आपका, फिजिकल एबिलिटीज़ क्या है, जोग्राफिक बैकग्राउंड क्या है, मदर टंग क्या है, ठीक है। क्यों पूछा जाता है? बिकॉज इट मेक्स योर कल्चर, दैट्स वाई ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। अब कल्चरल डाइवर्सिटी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो जो बातें आती हैं कि कैसे कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो पीपल का जो ड्रेसिंग सेंस होता है, जैसे बड़े सिटीज़ वाले अक्सर आपको सूट बूट पैंट में मिलेंगे, ओके, 3 पीस सूट, वेल मेंटेन्ड, वेल बूट्स। तो हाउ पीपल ड्रेस, मतलब कैसे वो लोग कपड़े पहनते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, हाउ दे एक्ट लाइक, उनका बात करने का ढंग, उनका चलने का ढंग, उनका बोलने का ढंग, ये बहुत डिफरेंस होगा। एंड हाउ दे फॉर्म रिलेशनशिप्स, मतलब वो किस तरीके से अपने आसपास के साथ के एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। और ये कल्चरल डाइवर्सिटी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में आपको लोकल लेवल पे देखने को नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलेगा, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी देखने को मिल सकता है, राइट। सो हाउ दे एड्रेस ईच अदर, मतलब किस तरीके से वो हाई हेलो करते हैं, हाउ व्हाट दे ईट, लैंग्वेज दे स्पोकन। सो देयर आर बेसिकली मैनी थिंग्स दैट क्रिएट कल्चरल डिफरेंसेस। अभी आप जैसे देखोगे कि राजस्थान और नागालैंड के खाने में बहुत अंतर है ना। बेसिकली इधर वेज फूड है ज़्यादा और इधर नॉन वेज फूड ज़्यादा है। मे बी देयर आर नॉन वेज फूड, बट आप देखोगे तो खाना बनाने का तरीका, सर्विंग का तरीका, मैं ये क्यों बता रहा हूँ फूड डिफरेंसेस भी, क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, मान लीजिए आपके बॉस के साथ आपकी मीटिंग है या किसी क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग है, किसी दूसरी कंपनीज के साथ आपकी मीटिंग है। सो बेसिकली व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर कि जाहिर सी बात आप मीटिंग करोगे तो खाना खाओगे। अब मान लो वो नागालैंड से आया, आप राजस्थान के हो, तो देयर आर फूड डिफरेंसेस। अब अगर आपको कुछ काम है तो आपको उसके हिसाब से उसको खाना सर्व करना पड़ेगा। मे बी ही विल बी मोर हैप्पी विद राजस्थानी थाली ऑल्सो, हो सकता है उसे राजस्थानी थाली चखनी हो, तो यू शुड हैव टू आस्क बाई एनी वे। आपको पहले से ये चीज़ें पता करनी पड़ेगी कि उसको लोकल खाना पसंद है या राजस्थानी खाना पसंद है, ओके। सो इस तरीके से हम डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, राइट। जैसे बहुत सारी लैंग्वेज है, आप देखे होंगे इंडिया में, तो लैंग्वेज क्या बोला जाता है वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे नमस्ते या ग्रीटिंग्स की बात करें, हाउ दे ग्रीट ईच अदर, तो नमस्ते ही कितने तरीके से बोला जा सकता है आप सोचिए। लाइक हिंदी इज़ कॉमन नमस्ते, पंजाबी सत श्री अकाल, उर्दू अस्सलाम वालेकुम, गुजराती इस बहुत सारी जगह नमस्ते बोला, कश्मीरी में आदाब, ठीक है, मराठी में नमस्कार, नमस्कारा, संस्कृत सिंधी में नमस्ते, ठीक।
और अलग अलग लैंग्वेज में टर्म्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, वे ऑफ ट्यून अलग अलग होगा, नमस्ते करने का तरीका अलग अलग होगा। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो हाथ मिलाने का तरीका, ठीक है, सामने एक दूसरे को जब हम मिलते हैं, बहुत देशों में हाथ नहीं मिलाया जाता, लाइक जापान चाइना में भी बहुत जगह पे हाथ नहीं मिलाने की प्रक्रिया नहीं है। दीज आर द कल्चरल डिफरेंसेस। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी के जो बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जब आप लोग बहुत सारे कल्चर के लोगों को आप हायर करते हैं तो उससे एक फ़ायदा आपको ये होता है कि जो कंपनी की रेपुटेशंस होती हैं वो अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग काम करते हैं। सो बेसिकली बहुत सारे स्किल्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, लोग सीखने को मिलता है, कल्चरल इंसाइट इम्प्रूव होती है, लोगों को एक दूसरे के प्रति जो वहम होता है वो बहुत ख़त्म होता है, ठीक है, एक तरीके से आप सोशल रिफॉर्म भी करते हो, एम्प्लॉय इंगेजमेंट बढ़ता है। जब देखो बिहेवियर अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, क्रिएटिविटी अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी विल डेफिनेटली इंक्रीज। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड बेनिफिट्स। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस challenges of cultural diversity. Okay, thank you.